हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे स्टाफिंग, जो कि हमारे मैनेजमेंट के फंक्शंस के अंदर तीसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन था प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा आता है स्टाफिंग। बट बिफोर वी स्टार्ट यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक होंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वो भी ज्वाइन कर लेना ताकि वहां पे तुमको अपडेट्स मिलता रहे। क्लियर? तो स्टार्ट कर दे वीडियो को। आज का टॉपिक है स्टाफिंग। स्टाफिंग बेसिकली तीसरा फंक्शन है मैनेजमेंट के अंदर। पहला फंक्शन था प्लानिंग, जिसके अंदर हम प्लान बनाए थे, क्या काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ये सब के बारे में। उसके बाद जो सेकेंड फंक्शन था वो था ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम सारे रिसोर्सेस सब कुछ इकट्ठा किए, सब ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड किए इनटू फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, ऑथोरिटी डेलीगेशन किए, डिसेंट्रलाइजेशन किए। ये सब करके ऑर्गेनाइजेशन में किसका क्या काम है वो डिसाइड हो गया है। राइट? नेक्स्ट जो फंक्शन है वो आता है स्टाफिंग का। स्टाफिंग में हम पहले तो अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कितने एम्प्लॉयज चाहिए, कौन से टाइप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए। फिर हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, उनका सैलरी डिसाइड करते हैं, उनको उनका काम समझाते हैं। तो बेसिकली स्टाफिंग इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। नाम से भी पता चलता है स्टाफिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड स्टाफ, which simply means employees। क्लियर? देखना, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। सबसे पहला कितने एम्प्लॉयज लगेंगे, मैन पावर प्लानिंग। रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट निकालना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैकेंसी है, जिसको भी काम चाहिए आओ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। फिर जो लोग आए होंगे उनमें से बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, उनका ट्रेनिंग करवाएंगे, उनका सैलरी डिसाइड करेंगे, उनको कैसे प्रमोशन मिलेगा ये बताएंगे, और उनके साथ एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। राइट? स्टाफिंग इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द राइट पर्सन for the right job, having the right qualification and doing the right job at the right time। तो स्टाफिंग का काम है सही पर्सन को सही काम देना, जिसके पास सही क्वालिफिकेशन है उस काम को करने के लिए। तो जिस पर्सन को जो काम में वो एक्सपर्ट है उसको उस काम को एलोकेट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। क्लियर? Staffing has been described as a managerial function of filling and keeping the filled position in the organizational structure। तो स्टाफिंग का काम है जो वैकेंसी है उसको फिल करना और उसको फिलअप रखे रहना, मतलब एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में लाना और कैसे वो लोग टिक कर अच्छे से काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंश्योर करना। दिस इज द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा स्टाफिंग क्या होता है। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस या नीड या बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग? ठीक है, सबसे पहला फिलिंग द रोल बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनेल। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है स्टाफिंग से वो वैकेंसी फिलअप होता है सही कॉम्पिटेंट लोग को काम पर रखकर। स्टाफिंग पर्सन नीडेड टू फिल द जॉब पोजीशन। जो भी वैकेंसी है उसको फिलअप करने के लिए स्टाफिंग का जरूरत पड़ेगा। There will be no use of job position unless and until they are occupied by employees, and it is through staffing only that employees are appointed to fill the vacant job position। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंसी है, जो भी पोस्ट वेकेंट है, उसको फिलअप करने के लिए एम्प्लॉयज का जरूरत है। और एम्प्लॉयज कहां से आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम देना, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। Staffing ensures higher performance by placing
right persons on the right job by proper recruitment and selection. Employees are given a place according to their qualification. तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है, जो जिस काम में क्वालिफाइड है, उसको वो काम देना, दैट इज द पर्पस ऑफ स्टाफिंग. अगर जिसको जो काम में जो एक्सपर्ट है उसको वो काम दिया जाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से उस काम को कर पाएगा. जैसे मुझे अगर बोला जाए कि अभी फिजिक्स पढ़ाओ, तो बताओ मैं फिजिक्स पढ़ा पाऊंगा? नहीं पढ़ा पाऊंगा. कॉमर्स का बैकग्राउंड है, मुझे फिजिक्स पढ़ाने बोलोगे नहीं पढ़ा पाऊंगा. तो अगर कॉमर्स का सब्जेक्ट दोगे तो मैं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करूंगा क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन कॉमर्स के सब्जेक्ट में है, तो मैं वहां पर एक्सपर्ट हूं. वो काम दोगे तो अच्छे से कर पाऊंगा, लेकिन फिजिक्स पढ़ाने बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन उस पर नहीं है. राइट. तो स्टाफिंग यही करता है कि जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको काम एलोकेट करता है. क्लियर. नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज. सही एम्प्लॉइज होना जरूरी है क्योंकि एफिशिएंट एम्प्लॉइज से ही ऑर्गेनाइजेशन जो है ग्रो करता है. By obtaining efficient staff, staffing ensures continuous survival and growth of the enterprise. As organization grows with the efforts of its employee only. एक organization अपने employee के efforts से ही grow करता है और employee जितने अच्छे होंगे organization उतना ज्यादा grow करेगा. Right? Next. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉइज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन. देखना कितने एम्प्लॉय चाहिए, उतने कोई काम पर रखेंगे. कौन सा टाइप ऑफ एम्प्लॉय चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके हिसाब से एम्प्लॉय को लेकर आना सो दैट एम्प्लॉय जो है अपना बेस्ट दे पाएगा. राइट. देखना, थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस वी कैन फाइंड आउट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड. तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफिंग में मैन पावर प्लानिंग होता है, एनालिसिस होता है, जिससे पता चलता है कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कौन से टाइप ऑफ एम्प्लॉयज चाहिए, सो दैट हम उतने ही एम्प्लॉय और उसी टाइप ऑफ एम्प्लॉयज को काम पर रखेंगे, सो दैट ना ओवर स्टाफिंग होगा ना अंडर स्टाफिंग होगा, ना एम्प्लॉय ज्यादा होंगे ना एम्प्लॉय कम होंगे. राइट. सो देयर इज नो चांसेस of overmanning and shortage or underutilization of personnel. Clear है? Last, helps in competing. Two organizations can easily acquire same type of physical and financial resources, but what helps organization to win over the other is the efficient staff. तो दो ऑर्गेनाइजेशन के पास रिसोर्सेज सेम हो सकता है, प्लांट, मशीनरीज, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, ये सब सेम हो सकता है, बट दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या चीज अलग बनाता है? उसके ह्यूमन रिसोर्स, उसके एम्प्लॉइज. राइट. द ऑर्गेनाइजेशन विथ एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. तो जिसके एम्प्लॉइज एफिशिएंट होंगे, अच्छे होंगे, वो अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर परफॉर्म करेगा. राइट. Next, improve job satisfaction and morale of the employee. Staffing function does not end only with the appointment of employee. It includes employee का time to time training करवाते हैं और उसको promotion opportunities provide करते हैं. ये चीज मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को, उसके मोरल को बूस्ट करता है, जिससे वो और ज्यादा मन लगाकर ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा. All these activities helps in motivating the employees and boost up the moral of the employees. Clear? Last, key to effectiveness of other functions. बाकी जो functions हैं वो अच्छे से तभी परफॉर्म करेंगे, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, बाकी फंक्शंस तभी अच्छे से परफॉर्म करेंगे जब स्टाफिंग फंक्शन ठीक रहेगा. No other function of management can be carried out without efficient staffing because all the functions are performed by human beings. कोई भी फंक्शन ले लो, प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग तो करेंगे, एम्प्लॉय तो करेंगे, और अगर एम्प्लॉय ही ठीक नहीं हुए तो बाकी सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी फेल हो जाएगा. राइट. तो स्टाफिंग
is a key for the success of the other functions of management. Clear है? तो this was about importance या benefits या needs of staffing. नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसके अंदर वो आता है स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स के बीच में कंपैरिजन. दोनों एक ही चीज होता है. स्टाफिंग जो होता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर द प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्टाफिंग. और यही चीज जब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे एम्प्लॉयज को लेकर आता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. क्लियर है? देखना, human resource management is a part of management process which develops and manages the human elements considering their knowledge, creativity and potential for contributing towards the organizational objective. तो HRM क्या करता है? ह्यूमन एलिमेंट्स को स्टडी करता है, उनका नॉलेज, उनका पोटेंशियल को देखकर उनको काम एलोकेट करता है. राइट? HRM इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्स. कितने एम्प्लॉय चाहिए, उनका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करवाना, डेवलपमेंट करवाना, कंपेंसेशन, उनका रिवॉर्ड डिसाइड करना, ये सब काम है एचआरएम का. तो जो काम एचआरएम का है वही काम तो स्टाफिंग का भी है. स्टाफिंग भी तो वही करता है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है. बस फर्क इतना है, ये छोटा मोटा फंक्शन जब स्मॉल स्केल में किया जाता है छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो उसको स्टाफिंग बोल देते हैं. और वही चीज जब बड़े स्केल पे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है देन दैट इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड एज द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. क्लियर है? जनरली दिस फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय स्मॉल स्केल लेवल. जब छोटे लेवल पे चीज को किया जाए in small organizations by every manager we called it as staffing. तब हम इसको staffing बोलते हैं by line managers. But when these functions are performed in large scale in big organizations there is a need to create a separate department called as the human resource management department. Clear है? तो यही चीज जब छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मैनेजर कर रहा है उसको स्टाफिंग बोल रहा है. और जब वही चीज बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना के किया जा रहा है देन दैट इज कॉल्ड एज द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. क्लियर है? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग का क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहला प्रोसेस का मतलब होता है सीरीज और अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट नीड्स टू बी फॉलोड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. तो सबसे पहला स्टाफिंग करने के सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. कितने एम्प्लॉयज चाहिए इसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा. नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज. और क्या नंबर ऑफ एम्प्लॉय मतलब कितने एम्प्लॉय चाहिए और टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय मतलब क्या क्वालिफिकेशन के एम्प्लॉयज चाहिए. ठीक है? Staffing process begins with estimation of manpower requirement, which means finding out the number and the type of employees needed by the organization in near future. Manpower require not only to find out number of employees needed, but also the type of employee. तो समझ में आ गया कितने employee चाहिए और कौन से type के employees चाहिए. Type means type का मतलब है उनका क्या qualification होना चाहिए, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए. द पीपल whom we need to appoint. टाइप का मतलब हो गया क्या क्वालिफिकेशन या क्या एजुकेशनल डिपार्टमेंट होना चाहिए. While assessing the number of type of manpower requirement, companies should also make policy regarding number of people to be appointed from. जब हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं तो हमको थोड़े से ये भी देख लेना चाहिए कि बैकवर्ड क्लासेस जैसे SC/ST हो गया, वुमेन्स हो गए, माइनॉरिटी हो गया, इन सब से भी हमको कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को लेना चाहिए क्योंकि इक्वालिटी का टाइम है, इक्वालिटी का जमाना है ना. और उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए बैकवर्ड क्लासेस, वीमेन, माइनॉरिटीज को. इसीलिए काम पर रखते वक्त उन लोगों को भी कुछ थोड़ा बहुत जो है रिजर्वेशन जरूरी होगा. राइट? नेक्स्ट, फॉर एस्टिमेटिंग मैनपावर रिक्वायरमेंट कंपनी विल टेक द फॉलोइंग 3 स्टेप्स. मैनपावर रिक्वायरमेंट जानने के लिए 3 चीज करना पड़ेगा. पहला वर्कलोड,
सेकेंड वर्क फोर्स और तीसरा हो गया कंपैरिजन। सबसे पहला वर्कलोड। दिस रिक्वायर्स फाइंडिंग नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिजाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो कितने एम्प्लॉयज चाहिए और कौन से टाइप ऑफ एम्प्लॉयज का जरूरत है, ठीक है, कितने चाहिए। वर्कफोर्स, इट मींस एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग, अभी कितने हैं वो देखना, दैट इज कॉल्ड एज वर्क फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल वर्कलोड में लगा कि हमको टोटल 20 एम्प्लॉइज चाहिए, ठीक है। वर्क फोर्स में हम देखें कि अभी हमारे पास 8 एम्प्लॉइज हैं, तो इन दोनों के कंपैरिजन से पता चला कि और कितने एम्प्लॉइज चाहिए, 12। 12 कैसे निकला, 20 एम्प्लॉइज चाहिए, 8 एम्प्लॉइज तो हैं ऑलरेडी, तो नए और 12 को काम पर रखना पड़ेगा। क्लियर है ये, देना कंपैरिजन वही लिखा होगा। आफ्टर डूइंग वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, द मैनेजर कंपेयर बोथ द एक्सेस ऑफ वर्कलोड ओवर द वर्कफोर्स इंडिकेट अंडर स्टाफिंग। तो पता चलेगा या तो स्टाफ कम होंगे तो हम काम पर लाएंगे, and you need to appoint more people, whereas excess of workforce over the workload indicates overstaffing, और कुछ लोगों को काम से निकाला जाएगा। जैसे सोच लो चाहिए 20 और हैं 8, तो कितने नए लाना पड़ेगा, 12 नए एम्प्लॉय लाना पड़ेगा। लेकिन सपोज चाहिए 20 हैं 25, तो कितनों को काम से निकालना पड़ेगा, 5 को काम से निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो वर्क फोर्स एनालिसिस एंड वर्क लोड एनालिसिस दोनों का कंपैरिजन करने से पता चलता है कि और कितने एम्प्लॉइज चाहिए या कितने एम्प्लॉय एक्स्ट्रा है जिनको हम काम से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया पहला स्टेप, दैट इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सेकेंड, अब करेंगे रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट निकालना, लोगों को बताना कि वैकेंसी है और आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, राइट। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू अप्लाई फॉर द जॉब in the organization. After assessing the number and type of employee required, the manager tries more and more people should apply for the job so that the organization can get more choice and select the better candidates. तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें वैकेंसी के लिए, so that हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस रहे और उसमें से हम एक बेस्ट को सिलेक्ट कर सकें. If we can fulfill the requirement from inside the organization through transfer and promotion, then it is very economical and fast. But generally, organization has to fulfill its requirement from outside the organization. तो कई बार हम ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही उसको फिलअप कर सकते हैं और कई बार हमको उसको बाहर से लाना पड़ेगा। क्लियर है। तो या तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं या बाहर से भी स्टाफ ला सकते हैं। अगर हम अंदर से फिलअप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, या तो प्रमोशन कर देंगे या किसी का कहीं से ट्रांसफर कर देंगे। उससे क्या होगा, बहुत इकोनॉमिकल होगा, चीप होगा, सस्ता होगा। बट अगर प्रमोशन या ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है तब हम बाहर से एम्प्लॉयज लाएंगे और बाहर से एम्प्लॉय लाने से थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। क्लियर। तो दिस वाज द सेकेंड स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद बहुत सारे लोग आ गए होंगे हमारे पास एप्लीकेशन लेकर, अब हम बेस्ट को सिलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन। इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट suitable candidate to fill the vacant job position. The selection is done through a process, जैसे टेस्ट लेंगे, इंटरव्यूज करवाएंगे, है ना। इन सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट इज लेस देन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट, दैट इज व्हाई सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को तो हम रिजेक्ट करते हैं और कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। जैसे 100 लोग आए थे तो उसमें से 95 को हम रिजेक्ट करेंगे और 5 को सिलेक्ट करेंगे। तो ज्यादा लोग को रिजेक्ट करते हैं और कम लोगों को सिलेक्ट करते हैं, इसीलिए सिलेक्शन को एक नेगेटिव प्रोसेस बोला गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू सिलेक्ट द बेस्ट अमॉन्ग द अवेलेबल। सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम बेस्ट को सिलेक्ट करें,
जितने हमारे पास आए हैं उनमें से जो बेस्ट होगा हम उनको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब उनको काम समझाना और ओरिएंटेशन मतलब उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में फेमिलियर करवाना, उन ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशंस ये सब के बारे में बताना। प्लेसमेंट रेफर्स टू ऑक्युपाइंग ऑफ पोस्ट, काम देना उसको फॉर विच ही इज सिलेक्टेड। आफ्टर सिलेक्शन द एम्प्लॉय इज गिवन अपॉइंटमेंट लेटर एंड आस्क्ड टू ऑक्युपाई द वेकेंट जॉब पोजीशन। सिलेक्शन होने के बाद एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है और उसको बोलते हैं कि आ जाओ भाई काम में ज्वाइन करो काम को, ठीक है, काम करो, स्टार्ट करो काम। ओरिएंटेशन क्या होता है? नए एम्प्लॉइज को इंट्रोड्यूस करवाना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज। Large organization organize orientation program to familiarize the new employee with the existing employee, whereas small organization superior takes the new employee on round and introduce him into the existing employees. तो ओरिएंटेशन का पर्पज है कि नए एम्प्लॉय को मतलब मिलाना एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के साथ। अब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम करता है 5 दिन 6 दिन 7 दिन का, जहां पे पुराने एम्प्लॉइज और नए एम्प्लॉइज को फेमिलियर करवाता है, मिक्स करवाता है, सो वो लोग मिलकर काम कर सकेंगे। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वहां पे एक नया एम्प्लॉय जब ज्वाइन करता है तो जो सुपीरियर होगा, जो बॉस होगा, वो बाकी लोगों से मिला देता है, उसको एक राउंड घुमा के ऑर्गेनाइजेशन का सबसे फेमिलियर करवा देता है, जिससे एक अच्छा एनवायरनमेंट बनेगा, जिससे सब कोई मिलकर काम कर सकेंगे। तो ओरिएंटेशन का पर्पज है नए एम्प्लॉय को फेमिलियर करवाना विद द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। क्लियर? एंड लास्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जरूरत होगा उनके कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करने के लिए। बहुत सारी चीज मार्केट में नया नया आता रहता है और टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज को हमको ट्रेन करना पड़ेगा। तो इंप्रूव द कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी मतलब उनकी एबिलिटी, to improve the ability of the employee and to motivate them, it is necessary to provide training and development opportunities for employees so that they can reach to top and keep improving their skills. Organization may have in-house training centers or arrange with some institutes to provide training for their employee. तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का तो इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहीं पे ट्रेनिंग दिया जाता है, और जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा कोई आउटसाइडर से कोलैबोरेट कर सकता है ट्रेनिंग्स देने के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नॉट ओनली मोटिवेट एम्प्लॉय बट दिस आल्सो इंप्रूव्स एफिशिएंसी। तो एम्प्लॉय को नया नया तरीका, नया नया चीज पता चलता है, जिससे वो और अच्छे से काम करेगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉय का एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होगा। बाय ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एडवांसमेंट टू देयर एम्प्लॉय, ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्रूव देयर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। अगर हम करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे तो उनका एफिशिएंसी बढ़ेगा। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मतलब टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अगर प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो लोग प्रमोट हो सकेंगे। लोअर लेवल का एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो मिडिल पे आ पाएगा, मिडिल का एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा तो टॉप पे आ पाएगा। तो उससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अच्छे से अगर वो काम करेंगे they can also reach to the top level, एक दिन वो भी टॉप लेवल तक पहुंच पाएंगे। ये चीज उनको मोटिवेट करेगा, जिससे वो लोग और अच्छे से काम करेंगे, which will improve the efficiency of the employees. Clear है? तो this was all about the topic staffing types, importance of staffing and the staffing process. Clear है? तो मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।